नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश की या कार्तिकेयपुर राजवंश की, जिसमें हमने बात की थी कि वीरदेव के बाद उत्तराखंड में अराजकता का काल, जो कि एक वीरदेव कत्यूरी वंश का जो शासक था उसके बाद अराजकता का काल फैल गया था और यहाँ पर जो है छोटे छोटे टुकड़ों पर अनेक राजाओं ने राज्य करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही कत्यूरी वंश का एक शासक था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने काली कुमाऊं में अपने सुई के किले का निर्माण करवाया और वहां पे जो है अपनी राज्य राजधानी स्थापित कर राज करने लगा। उसी समय 700 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज झूसी नामक स्थान से एक व्यक्ति आया था यहाँ पे तीर्थ यात्री बनके, और ब्रह्मदेव को वो बहुत पसंद आ गया और ब्रह्मदेव उससे प्रभावित होकर अपनी पुत्री रमा का विवाह जो है उससे करवा लिया, जिसका नाम सोमचंद था। और इसी सोमचंद को जो है चंदवंश का भी संस्थापक माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुमाऊं में चंदवंश की, जिसका शासनकाल अगर देखा जाए तो 700 ईस्वी से 1790 ईस्वी में, इसके बाद 1790 के बाद जो है गोरखा शासन काल स्थापित हो जाएगा। तो फिलहाल हम आज चंदवंश की बात करेंगे। इसके संस्थापक में थोड़ी सी अलग अलग मतभेद हैं। कोई सोमचंद को संस्थापक मानते हैं तो बहुत सारे लोग थोरचंद को, जैसे हर्षदेव जोशी फ्रेजर्स जैसे इतिहासकार थोरचंद को संस्थापक मानते हैं, जबकि थोरचंद इस वंश का 23वां संस्थापक था, जिसका शासनकाल 1261 से शुरू होता है। अगर थोरचंद को संस्थापक माना जाए तो इससे भी पहले जैसे 1191 में अशोक चंद का अभिलेख मिला है, 1223 में क्राचल देव का अभिलेख मिला है, जिसमें कि चंदवंश का उल्लेख किया हुआ है। और अगर थोरचंद को संस्थापक माना जाए तो इससे पहले जो रेशम उत्पादन हुआ था वो तो कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए सोमचंद को संस्थापक मान के आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो अगर संस्थापक की बात की जाए तो कौन था? सोमचंद। चंदवंश का संस्थापक अगर पूछे तो सोमचंद। इसका शासनकाल हमारा था 700 से और 721 ईस्वी तक। 700 ईस्वी से और 721 ईस्वी तक सोमचंद का शासन रहा कुमाऊं में। और ये जो राजा थे भारती चंद ने जो है उसके बाद आक्रमण किया था जो डोटी के राजा होते थे, नेपाल के राजा। इससे पहले जो भारती चंद से पहले भी जितने राजा हुए 1551-52 से लगभग जितने भी पीछे राजा हुए वो सब एक सामंत राजा थे या मांडलिक राजा थे। उत्तराखंड के इतिहास में इनके लिए मांडलिक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मांडलिक राजा वे राजा थे जो स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो किसी अन्य राजाओं के अधीन में थे। ये डोटी नरेश के अधीन में काम करते थे और डोटी नरेश को ये जो है कर भी दिया करते थे। कौन? जो चंदवंशीय जो राजा थे भारती चंद से पहले के। भारती चंद ने आक्रमण किया और फिर 12 वर्षों के बाद जो है विजय प्राप्त कर पाई। तो इस समय ये सभी राजा मांडलिक राजा हैं। तो चंदवंश का संस्थापक हमने देखा सोमचंद, 700 से 700 ईस्वी तक ये इस वंश का शासक रहा। इसकी जो मुख्य बातें क्या क्या थी? एक तो इसने राजबूंगा किले का निर्माण करवाया, राजबूंगा किले का निर्माण कराया, जो कि बाद में चंपावत के नाम से जाना गया है। तो राजबूंगा किले का निर्माण किसने करवाया? सोमचंद। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। क्या की? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। इनके जो ब्राह्मण होते थे उसमें से जोशी जो ब्राह्मण थे, हर्षदेव जोशी जैसे, तो जोशी जो ब्राह्मण थे इन्होंने इनको दीवान के पद पर रखा हुआ था। और जो सेमल्टी ब्राह्मण थे ये इन्होंने अपने कुलगुरु इनको स्वीकार किया था। ठीक है। और उस टाइम पे जो है चंपावत में 4 जातियां निवास करती थी, उसमें से मेहरा और फर्त्याल जाति मुख्य थी, शक्तिशाली थी, जिनको कि इस सोमचंद के द्वारा अपनी सेना कार्य में रखा गया था या अपने मंत्रिमंडल में इनको दर्जा दिया हुआ था। तो मेहरा और फर्त्याल 2 जाति थी, मेहरा ऑब्लिक फर्त्याल, जिसको कि
सैनिक कार्यभार सौंपा गया मेहरा और फड़त्याल जाति को। एक और बात आता है, जो सोमचंद ने ये राजबुंगा किला बनाया था, इसके चारों तरफ 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे। चारों तरफ 4 किलेदार, इधर थे कारकी, इधर थे बोरा, इधर थे तड़ागी और इधर चौधरी। इस किले के चारों तरफ 4 किलेदार नियुक्त किए गए, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जिनको कि क्या कहा गया, चाराल, चाराल कहा गया, चाराल। अब अगर क्वेश्चन आ सकता है कि चाराल का संबंध इनमें से किससे है, तो ऑप्शन में या तो कारगी होगा, चौधरी होगा, तड़ागी होगा, बोरा होगा, कोई भी होगा। तो चाराल का संबंध इन 4 किलेदारों से है, जो कि चंद्रवंश के समय इस किले के किलेदार हुआ करते थे। ठीक है, सोमचंद के समय जो राजबुंगा किला बनवाया था, उसके जो 4 किलेदार नियुक्त थे अलग अलग चारों दिशाओं में, तो उनको चाराल कहा गया। ठीक है, सोमचंद के बाद वैसे तो चंद्रवंश में टोटल 62 राजा हुए, लेकिन हम 62 राजाओं का अध्ययन तो नहीं करेंगे। जो राजा महत्वपूर्ण हुए, जिनके शासनकाल में कुछ घटनाएं घटित हुई, हम उनको ही अध्ययन करेंगे। बाकी 62 राजाओं की वंशावली मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये पहला राजा सोमचंद 700 ईस्वी से और 721। अब हमारा दूसरा राजा आता है इंद्रचंद 758 से और 778। ये चौथे नंबर का राजा था। इंद्रचंद चौथे नंबर का राजा था और इंद्रचंद ने यहाँ पे जो है रेशम के कारखाने खुलवाए थे और इसी रेशम का जो है व्यापार नेपाल के रास्ते से तिब्बत चाइना तक करवाया था इंद्रचंद के द्वारा। तो इंद्रचंद भी एक महत्वपूर्ण शासक है। क्या हो गया, चौथानी ब्राह्मण, मेहरा, फड़त्याल जाति और 4 किलेदार। ये सोमचंद के टाइम की बात हो गई और राजबुंगा किले का निर्माण भी सोमचंद द्वारा ही करवाएंगे। अब एक चौथा शासक था इंद्रचंद। तो इंद्रचंद की खास बातें यही है कि इसने जो है, एक तो यहां पर इंद्रचंद का शासनकाल हमारा है 758 से 778, 758 से और 778 ईस्वी, जो कि कौन से क्रम का शासक था, चौथे क्रम का शासक। इसके बारे में एक तो इसने रेशम कारखाने खुलवाए, रेशम कारखाने, और दूसरा चीन के साथ व्यापार, और तीसरी इसके शासनकाल में एक प्रथा प्रचलन में आई जिसे पटरंग वाली प्रथा के नाम से जाना गया। ये इनकी 3 विशेषता हो गई। रेशम कारखाने, इन्होंने, जबकि रेशम का जो संस्थापक उत्पादक देश है, जन्मदाता देश है, तिब्बत चाइना है, लेकिन ऐसा कहा गया है इनके बारे में, इन्होंने जो रेशम के कीड़े मंगवाए थे वो चाइना तिब्बत से न मंगवा के नेपाल से मंगवाए थे, क्योंकि वहां पर एक नेपाल में गोरखानी रानी थी जो कि जिसका संबंध की तिब्बत से थे, तो उसने अपने लिए वहां उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े मंगवाए थे। और फिर इस इंद्रचंद जो चंद्रवंश का शासक था, इसने भी वहीं से वो कीड़े लाए और बोला कि शुरुआत में जो है उतना उत्पादन नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ। तो जब उत्पादन नहीं हुआ तो एक कथा फैल गई वहां पे कि जितना ज्यादा राज्य के अंदर झूठ बोलोगे उतना अधिक जो है उत्पादन होगा, जितना अधिक झूठ बोलोगे रेशम का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। और राज्य में ऐसी कुछ प्रथा हो गई कि मतलब झूठ बोलने वाली प्रथा हो गई, अलग अलग प्रकार से लोग बोल रहे थे झूठ, तो इस प्रथा को नाम दिया गया पटरंग वाली प्रथा। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है, तो चंद्रवंश से, और शासक पूछा जाए तो इंद्रचंद। ठीक है, रेशम के कारखाने, चीन से व्यापार और पटरंग वाली प्रथा, ये इस शासक के शासन काल की मुख्य बातें थी। अब एक और शासक आता है हमारा 8वां,
जिसका नाम है वीणाचंद, जिसका नाम है वीणाचंद। ये हो गया आपका इंद्रचंद। अब वीणाचंद की थोड़ी बात करते हैं। ये कुछ प्रमुख तो था नहीं, बस इसके शासनकाल में जो है यहाँ पे खसों का आधिपत्य हो गया था, क्योंकि ये राजा जो है भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आठवां राजा था वीणाचंद, आठवां राजा था वीणाचंद, और वीणाचंद का शासनकाल था 854 से 869, 854 ईस्वी से और 869 ईस्वी, ईस्वी है ईस्वी, ये वीणाचंद का शासनकाल है। और इसके शासनकाल में ये ज्यादा भोग विलास वाला व्यक्ति था, भोग विलास में तृप्त रहता था। तो जैसे भारत के इतिहास में भी मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद शाह रंगीला, जो भी राजा विलासी हुए, उनका इतिहास यही रहा कि राज्य पतन की ओर गया। तो वीणाचंद भी ऐसा ही कुछ शासक था। और यहाँ पर जो है इस समय कि भोग विलास में तृप्त रहता था और राज्य की परवाह न करके यहाँ पर खसों का आधिपत्य हो गया। और इसके बाद निरंतर 200 वर्षों तक यहाँ पर जो है खसों का ही शासन चलेगा। उसके बाद ये इससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि खसों का आधिपत्य किस चंद्रवंश के शासनकाल में यहाँ पे हुआ, तो वीणाचंद के शासनकाल में ही। फिर 200 वर्षों बाद यहाँ की जो स्थानीय प्रजा थी, वो बोलते हैं कि वो खसों के जो अत्याचारी उनका शासन था, उससे वो बहुत परेशान हो गए थे। और नेपाल में एक चंद्रवंश का एक कोई वंशज वीरचंद, वो वहां पे निवास कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर शासन करने आ जाओ और खसों के उसमें जो है हम विद्रोह करेंगे और आप हमारे राजा होंगे। तो ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसके बाद 200 वर्षों के बाद एक नवा राजा आया, क्योंकि 200 वर्षों तक तो यहाँ पे खसों ने राज किया। फिर उसके बाद एक नवा राजा आया वीरचंद। नवा राजा हमारा आया वीरचंद, ठीक है। और वीरचंद के अगर शासन काल की बात की जाए तो 1065 से और 1080 तक, 1065 से 1080, 1065 से और 1080 इसका शासन काल रहा। बस इसके टाइम में यही महत्वपूर्ण है कि इसने जो है यहाँ पर खस पर विजय प्राप्त की और 200 वर्षों बाद पुनः जो है चंद्रवंश की स्थापना की। इसके बारे में यही मेन पॉइंट है, बस बाकी तो कुछ खास है नहीं। इसके बाद एक और राजा आता है, 17वां राजा, जिसका नाम था नानकी चंद। एक 17वां राजा था जिसका था नाम क्या था, नानकी चंद, नानकी चंद, ठीक है। और शासनकाल की अगर नानकी चंद की बात करें तो 1177 से 1195, 1177 से 1177 से और 1195। इसके शासनकाल में अशोक चल्ल का एक अभिलेख है 1191 वाला, अशोक चल्ल का 1191 अभिलेख, जिसमें कि अशोक चल्ल के यहां पर आक्रमण करने का प्रमाण मिलता है। गोपेश्वर जो अभिलेख है, गोपेश्वर वाला अशोक चल्ल का, तो इसके शासन काल में 1191 में, क्योंकि 1195 तक इसका शासन काल है, तो 1191 में अशोक चल्ल नाम के व्यक्ति से, नेपाल के जो राजा था अशोक चल्ल का आक्रमण इसके शासन काल में ही हुआ था, ठीक है। इसकी यही मुख्य बातें हैं कि अशोक चल्ल द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया और किसके शासन काल में आक्रमण किया गया, तो नानकी चंद के शासन काल में, जो कि हमें गोपेश्वर के अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि किसका है, अशोक चल्ल का अभिलेख है, ठीक है। तो इसके बाद
एक और नोट में आप लिख सकते हैं, एक और अभिलेख था कराचल देव का, कराचल देव का बालेश्वर अभिलेख, कराचल देव का बालेश्वर अभिलेख था, कराचल देव का बालेश्वर अभिलेख, जिसमें से हमें जो है, और इसका जो ये है 1223 का, कराचल देव का एक बालेश्वर अभिलेख है 1223 का। इस अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं, और इन मांडलिक राजाओं में से जो 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिले हैं, इनमें से 3 राजा वो चंद्रवंश के ही थे। तो इससे यह अनुमान लगाया गया इस शासन काल तक भी, 1223 तक भी, ये जो चंद्रवंशीय राजा थे ये अभी भी स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र शासक के बजाय ये अभी भी एक मांडलिक राजा हुआ करते थे, जो कि अभी भी डोटी नेपाल के राजा को कर दिया करते थे। ठीक हो गया। तो ये नोट में लिख लेना कि कराचल देव का अभिलेख बालेश्वर और 1223 में है, तो किसका है? कराचल देव का। ठीक है। और इसमें जो है 10 सामंती राजा या मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं, और जिसमें से कि 3 चंद्रवंशीय राजाओं के नाम भी मिलते हैं। ठीक है। अब एक और शासक आता है 25वां त्रिलोकचंद। इतना हो गया। अब एक 25वां शासक आता है त्रिलोकचंद, 1296 से 1303, जिसका शासन काल रहा कुमाऊं पर। इसके बाद हमारा आ जाएगा 25वां शासक त्रिलोकचंद। 25वां कौन था? त्रिलोकचंद। और त्रिलोकचंद का जो शासन काल था 1296 से 1303 ईस्वी, 1303 ईस्वी, जो कि हमारा 25वें नंबर का शासक था। इसके बारे में एक दो बातें हैं। इसने राज्य विस्तार का कार्य किया, और राज्य विस्तार में जो है इसने एक परगना जीता था, जो कि जिसका नाम क्या था? छकाता परगना। तो राज्य विस्तार में इसने सबसे पहले छकाता परगना जीता। ठीक है, छकाता परगना जीता। और दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि इसने जो है भीमताल में एक किले का निर्माण भी करवाया। भीमताल में किले का निर्माण, भीमताल किला जो है किसने बनवाया? तो त्रिलोकचंद ने बनवाया भीमताल किला। और छकाता परगना पर भी इसी ने विजय प्राप्त की। सर्वप्रथम यही जो है राज्य विस्तार का कार्य करेगा चंद्रवंश के अंदर। हालांकि उससे पहले भी सोमचंद ने किया था, लेकिन वो बाद में सारा का सारा खसों के आधिपत्य में आ गया था। जैसे चंद ने जो है दोड़कोट की रावत राजा पर भी विजय प्राप्त की राज्य विस्तार में, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर खसों का आधिपत्य होके उसके बाद जब चंद्रवंश की स्थापना हुई, तो सर्वप्रथम त्रिलोकचंद द्वारा ही राज्य विस्तार का कार्य किया गया। और छकाता परगना इस राज्य विस्तार के आक्रमण में जो है छकाता परगना इसने जीता। और दूसरा इसका मुख्य जो कार्य है वो है भीमताल में किले का निर्माण करवाया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भीमताल किले का संबंध किससे है या किसने निर्माण करवाया? तो त्रिलोकचंद, जो कि चंद्रवंश का 25वां शासक था। ठीक है। इसके बाद एक और शासक का नाम आता है 28वां, जिसका नाम है अभयचंद। 28वां एक और शासक आता है अभयचंद। और अभयचंद के बारे में जानकारी मिलती है कि इसके खुद के अभिलेख से ही, इसके स्वयं के अभिलेख से ही इसकी स्वयं की जानकारी मिलती है। इसने अभिलेख स्थापित करवाए, जिसमें से कि 2 अभिलेख मेन हैं जिनकी हम बात करेंगे। 28वां शासक है अभयचंद, 28वां शासक है। और शासन काल की अगर इसकी बात की जाए तो 1344 से 1374, 1344 से 1374 इसका शासन काल कहा गया है अभयचंद का।
तो इसके वही है मेन, तो 2 अभिलेख इसके प्राप्त हुए। इसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं के अभिलेख से ही इसकी स्वयं की जानकारी प्राप्त होती है, इसकी अभय चंद के, और जिसका शासनकाल है 1344 से 1374। ठीक है। इसका जो पहला अभिलेख है वो है मालेश्वर जैन अभिलेख। मालेश्वर जैन अभिलेख। और दूसरा जो अभिलेख है चौकिनी बोरा अभिलेख, जो कि कहां है, चमोली में। चौकिनी बोरा अभिलेख और मालेश्वर जैन अभिलेख किस शासन काल के हैं या किस शासक के हैं, तो अभय चंद के। और ये मालेश्वर जैन जो अभिलेख है इसके बारे में कहा गया है कि ये अभिलेख उसने अपने पुत्र प्राप्ति के उसमें खुशी में जो है ये अभिलेख लिखवाया था अपने पुत्र के प्राप्ति में, जिसका नाम है मालेश्वर जैन अभिलेख। और ये अभिलेख किसके हैं, तो ये अभिलेख है अभय चंद के। ठीक है। इसके बाद एक 29वां शासक था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, ज्ञानचंद, जो कि दिल्ली दरबार में पहली बार गया था। और उस समय दिल्ली का जो राजा हुआ करता था वो था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को जो है इस ज्ञानचंद को, 2 ज्ञानचंद हुए तो इसको ज्ञानचंद प्रथम कह सकते हैं। तो इस ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है गरुड़ की उपाधि दी गई, क्योंकि जब ये दिल्ली दरबार में अपना फरमान लेके गया था तो उस टाइम पे जो फिरोज शाह तुगलक हैं तो ऐसा कहा गया है कि वो गरुड़ का शिकार कर रहे थे और उनसे जो है शिकार नहीं हो पा रहा था। तो जैसा ही ये ज्ञानचंद वहां पे पहुंचा, इसने पहले ही निशाने में गरुड़ का शिकार कर लिया और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है उसी समय इसको गरुड़ की उपाधि दी गई। तो ज्ञानचंद को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा, जिसका संबंध दिल्ली सल्तनत से रहा। ये अभय चंद का हो गया। 2 अभिलेख है, मालेश्वर जैन और चौकिनी बोरा 1344 से 1374। ये हो गया। अब उसका अगर शासनकाल की बात करें ज्ञानचंद की, तो 1374 से और 1420। ठीक हो गया। 1374 से और 1420 29वां शासक कौन था, ज्ञानचंद। 29वां शासक और नाम था ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ की उपाधि तो इसे बाद में मिला, लेकिन पहला इसका नाम ज्ञानचंद ही था, क्योंकि गरुड़ की उपाधि तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दी गई 1420 ईस्वी। शासनकाल 1374 से और 1420 किसका, ज्ञानचंद का। एक तो इसे गरुड़ की उपाधि मिली थी, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि मिली थी। और दूसरा, इसके शासन काल में जो है कटहरियों का भी आक्रमण हुआ था। तराई बाबर क्षेत्र में कटहरियों का आक्रमण भी हुआ था। और इसका एक सेनापति हुआ करता था नीलू कठायत। जैसे उत्तराखंड में माधव सिंह भंडारी था, वैसा ही इसका एक सेनापति था नीलू कठायत, इस गरुड़ ज्ञानचंद का। और बहुत ही शक्तिशाली सैनिक था। और उसने ही जो है इसको, ये जो कटहरियों का आक्रमण